बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है वायुमंडल। आज हम लोग देखेंगे वायुमंडल। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वायुमंडल हम किसे कहते हैं। तो ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, इस पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से बहुत प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूलकण का एक घेरा है। इसे हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न गैसों का आवरण, जलवाष्प और धूलकण है, उसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी में आप जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूलकण पृथ्वी से चिपकी हुई हैं एक तरह से। इसी को हम लोग कहेंगे क्या? इसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। क्लियर हो गया? अब वायुमंडल को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट करके देखेंगे। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा, इस पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे वायुमंडल का संघटन। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल का जो संगठन है, इस संगठन में हम लोग मेनली देखेंगे कि वायुमंडल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किन किन चीजों से मिलकर के वायुमंडल का निर्माण हुआ है। ये जो संगठन है, अभी मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं। तो वायुमंडल में है विभिन्न प्रकार की गैसें। तो इसमें हम लोग देखेंगे वायुमंडल में जो गैसें हैं उसको। इसके साथ ही साथ वायुमंडल का निर्माण जो होता है, इसमें है जलवाष्प और साथ ही साथ में इसमें है धूल के कण। ठीक है, तो इसमें हम लोग वायुमंडल के संगठन में विभिन्न प्रकार की गैसों को देखेंगे, जलवाष्प को देखेंगे और धूलकण को देखेंगे कि वायुमंडल में इनका क्या प्रभाव है, क्या असर है। और जो संरचना होगी, इस संरचना में हम लोग देखेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों को, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, तो संगठन में हमें ये देखना है गैसें, जलवाष्प और धूलकण, और संरचना में हम देखेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल और इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायुमंडल की जो संगठन है इसको। तो वायुमंडल के संगठन में सबसे पहले हम लोग अगर बात करें गैसों की, ठीक है, कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। यूं तो वायुमंडल में आपको जानकारी है कि बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन इसमें से 4 गैसों के बारे में हमें जानकारी रखनी है। ठीक है, परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आता है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो वायुमंडल में आयतन के अनुसार 4 प्रमुख गैसें हैं। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है इसका नाम है नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है यह है नाइट्रोजन, और इसका अनुपात लगभग 78.08% है। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस या नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78.08%। दूसरी महत्वपूर्ण जो गैस है इसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये लगभग 20.93% यानी 20.93%, या लगभग में हम इसे 21% भी कह सकते हैं। तीसरी जो गैस है आयतन के अनुसार वो है आर्गन। ठीक है, आर्गन जो है ये है 0.93 यानी 0.93%। ठीक है, इसके बाद एक और गैस को आपको याद रखना है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, आपको इसमें 2 का नाम याद कर लेना है, बाकी 2 अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन में 78.08% का डेटा याद कर लीजिए, ऑक्सीजन में 20.93 का डेटा याद कर लीजिए। आर्गन में क्या करना है, इसको हटा देना है, 20 की जगह 0 कर देना है, 93 वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करना है, इसको और इसको 0 0 कर देना है, 3 ऐसे ही उतर जाएगा। तो इस तरह से आप इस गैसों के आयतन को वायुमंडल में याद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन बन जाएगा गैसों के आयतन से। अब विभिन्न प्रकार की ये जो गैसें हैं इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, तो जैसे आपको पूछा जाए, पहला नाइट्रोजन से हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक तत्व है, लेकिन पौधे जो है ये नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पूछता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे जो है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन परिवर्तित करता है, तो ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं कुछ सूक्ष्म जीव तथा पौधे। ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको कहा जाता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर। आपने एक नाम सुना होगा नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ये सब नाइट्रोबैक्टर की कैटेगरी में आते हैं, जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और इन्हीं सूक्ष्म जीव और पौधों को हम लोग जो है ये बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत जो है वो करेंगे हम लोग बायो के क्लास में। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं। अभी यही समझना है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है और पौधे इसी नाइट्रेट का उपयोग जो है ये अपने कार्यों में करते हैं। ठीक है, उपअपचयी क्रियाओं में करते हैं। अब दूसरी गैस जो है ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस है। मनुष्य और विभिन्न प्रकार के जीव जो है ये सांस लेने में, है ना, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन खींचते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं, यानी सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन के 3 अणु, है ना, ऑक्सीजन के 3 अणु इस तरह से आपस में मिलेंगे तो O3 बनेगा, यानी कि ओजोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलकर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं, और ये ओजोन गैस जो है ये वायुमंडल में एक परत बनाती है जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। जब हम ये परतें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इस पे बात करेंगे। ओजोन परत का निर्माण करती है, और ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे। फिलहाल याद रखिए कि ये जो ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं आर्गन पर। अगर आप लोगों को बहुत कोई को जानकारी होगी कि आर्गन जो है ये एक अक्रिय गैस है, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है, तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा आर्गन गैस है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब आइए बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में 0.03 के रेशियो में पाई जाती है, यानी बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। CO2 के बारे में आपको याद ये रखना है कि CO2 है ना, CO2 जब कम होगा या CO2 जब ज्यादा होगा, अगर CO2 की मात्रा 0.03 से कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाएगी, तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से हटा दिया जाए, ठीक है, अगर पूरी तरह से हटा दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड को, तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन गाड़ी मोटर चलने के कारण या कल कारखानों के धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से पृथ्वी धीरे धीरे करके गर्म होती जा रही है, और इस गर्म होने को ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये हम लोग आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और कम होने से घट जाता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मात्रा में होना बहुत ही जरूरी है, इसका संतुलन होना बहुत ही
जरूरी होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो ये है 15 डिग्री सेल्सियस। और एक क्वेश्चन इसी से जोड़कर और पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, इसको नियत बनाए रखने में किसका योगदान है, या पृथ्वी के औसत तापमान को कौन सी गैस वायुमंडल की नियत बनाए रखती है। तो आप इसका आंसर दीजिए, आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है CO2, यानी पृथ्वी के औसत ताप को नियत बनाए रखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है CO2। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा कौन है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब कभी कभी एक चीज और इससे पूछ लेता है कि ओजोन परत, अभी मैंने आपको थोड़ा डिस्कस किया था और आप लोगों को ये पता है कि ओजोन परत जो है ये अंटार्कटिका यानी दक्षिण ध्रुव के ऊपर पतली हो रही है, जिसे वैज्ञानिकों ने ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र का नाम दिया है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओजोन क्षरण के लिए कौन उत्तरदायी है, और अगर आप इसका आंसर देते हैं CO2 तो ये गलत होगा। ओजोन क्षरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस जो है ये है CO2, लेकिन ओजोन क्षरण के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन में आपको CO2 और CFC दोनों रहेगा, तो आपको CFC को टिक करना है। ठीक है, तो ओजोन क्षरण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गाड़ी मोटर के धुएं, ठीक है, दूसरा चीज हो गया जो AC और फ्रिज से निकलने वाले वाष्प होते हैं उनमें ज्यादा होता है। सबसे अधिक अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है तो ये AC और फ्रिज से निकलने वाले वाष्प में होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये हम लोग देख लिए विभिन्न प्रकार की गैसों को। अब गैसों के अलावे वायुमंडल में क्या होता है, तो वायुमंडल में होता है जलवाष्प तथा धूलकण। तो आइए थोड़ा सा जलवाष्प और धूलकण के बारे में भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जलवाष्प और धूलकण। तो वायुमंडल में ये जो जलवाष्प है, जलवाष्प किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में जल की जो बूंदें हैं, हवाओं के साथ जो घुली हुई नमी है या जल है, उसे हम कहते हैं जलवाष्प। जबकि धूल कण कहने का मतलब धूल कणों में धूल के कण तो होते ही हैं, साथ साथ इसमें धुआं और राख भी शामिल होते हैं। संयुक्त रूप से इसे अंग्रेजी में एरोसोल वर्ड से संबंधित किया जाता है। ठीक है, अब वायुमंडल में ये जो जलवाष्प है, इस जलवाष्प के बारे में क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाली गैस कौन है, तो इसका आंसर आपको देना है जलवाष्प। सर्वाधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाली गैस पूछे तो ये है जलवाष्प। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में जो ये बादल का निर्माण होता है, तो ये बादल का निर्माण किसके कारण होता है, तो बादल के निर्माण में जो आवश्यक कारण है ये जलवाष्प तो है ही, लेकिन सिर्फ जलवाष्प अगर रहे तो बादल का निर्माण नहीं होगा। जलवाष्प के साथ साथ धूलकण का होना भी निहायत ही जरूरी है बादल निर्माण के लिए। इसीलिए बादल का निर्माण अगर पूछे तो इसमें आप आंसर जलवाष्प और धूलकण दोनों को देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि आसमान का नीला रंग या समुद्र के जल का नीला रंग किसके कारण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आसमान का नीला रंग या समुद्र के जल का नीला रंग जो होता है ये प्रकाश के प्राकिरणन, ठीक है, ये हम लोग फिजिक्स में इसको देखेंगे प्राकिरणन। तो आसमान का नीला रंग या समुद्र का नीला रंग जो होता है ये प्रकाश के प्राकिरणन के कारण होता है। अब ये प्रकाश का प्राकिरणन किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्राकिरणन होता है वायुमंडल में मौजूद धूल कणों के कारण। ठीक है, तो प्रकाश के प्राकिरणन के लिए भी आवश्यक है धूल कण। ठीक है, तो इस प्रकार हमने
वायुमंडल के संगठन को लगभग पूरा देख लिया है, जिसमें हमने विभिन्न गैस, जलवाष्प और धूल कणों पर चर्चा की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल की संरचना में, और इसमें हम लोग बात करेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों और उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।